स्वागत है आप सबका। आज हिंदी का जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। मूल रूप से आप समझ लीजिए कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में आज चर्चा होगी। वो वीडियो की परीक्षा संभवतः 18 जून को होगी, संभावित है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। मैं मदद करने के लिए आपको तैयार हूँ। अब ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा जो भी वीडियोस मेरे जाएं आप देख लीजिए। मैं तो यहाँ तक कि आपके कमेंट पर भी, आपके मांग पर भी वीडियो दे रहा हूँ। एक छात्र ने यह मांग किया था कि कंफ्यूजन इसमें होता है, सर जी क्लियर कर दीजिए। आप घबराइए मत, मेरा यही काम है, मैं कंफ्यूजन रिमूवर का काम करता हूँ। आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी मैं तैयार हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको मजा आएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लोग कहते हैं कि द मोर स्टडी द मोर कंफ्यूजन, जितने अधिक स्टडी होगी उतने अधिक कंफ्यूजन होगा। यानी द मोर यू स्टडी द मोर कंफ्यूज्ड यू आर। जितना अधिक आप अध्ययन करेंगे उतना अधिक कंफ्यूज्ड होंगे। और मेरा क्या काम है? मेरा काम है कि द मोर यू स्टडी द मोर क्लैरिटी यू है। आप जितने अधिक अध्ययन कीजिए उतने ही अधिक स्पष्टता आप में आएगी। आप शुरू करिए। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद को मैं रचना के आधार पर ही आज लेके चल रहा हूं। देखिए, एक होती है मूल क्रिया। मूल क्रिया का क्या मतलब हुआ? जैसे वह जाता है, अब यहां जाता जो है यह मूल क्रिया है। जाना यह मूल क्रिया है। जैसे वह सिपाही है, अब यहां मूल क्रिया है बन गए। अब ध्यान दे। लेकिन अब एक सहायक क्रिया भी होती है, जैसे वह जाता है भी है। तो जो मूल क्रिया होती है उसका यह विभेद किया जाता है। ठीक, जैसे तो मूल क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: अकर्मक, सकर्मक, उभयविध या द्विविध। हो सकता है इस पर आपका ध्यान न गया हो, इसको भी आप देखिए। अकर्मक, सकर्मक। अब अकर्मक के भी 2 भेद होते हैं: पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। चलिए, अकर्मक और सकर्मक क्रिया को बढ़िया ढंग से समझने के लिए पहले हम सब इन उदाहरणों को गौर से देखते हैं और आप विचार करिए इन पर। आप इतने में ही सारी चीजें सीख जाएंगे। इसके बाद मैं अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। वह सोता है, वह सोता है। कौन सो रहा है? अब ध्यान देंगे। वह सो रहा है। वह क्या है? करता है। वह करता है, वह सो रहा है। ये जो सोना है इसका फल किस पर है? इसका परिणाम किस पर है? इसका परिणाम वह पर है, यानी कर्ता पर। आप ध्यान दीजिए। फिर आप दूसरे वाक्य पर जाइए। वह आम खाता है। इसमें क्रिया क्या है? खाता है। कर्ता कौन है? वह। कर्ता वह। आम खाता है। खाना क्रिया का फल परिणाम किस पर पड़ रहा है? वह पर या आम पर? आम खा रहा है, मैंने खाने की जो क्रिया है वो आम के साथ की जा रही है। यानी यहां कर्ता वह है और आम को खा रहा है, तो आम यहां कर्म बन जाएगा। आप ध्यान देंगे, आम कर्म बन गया। यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वही कर्म होता है। ध्यान दीजिए। वह कप्तान बना है। हाँ, मैं समझ रहा हूं। हाँ सर जी, कप्तान कर्म है। कप्तान कर्म नहीं है, यही तो आपको समझाना है। अब क्यों नहीं है अभी मैं आगे बात करता हूं। यहां भी कर्म उपस्थित नहीं है। इस वाक्य में भी कर्म नहीं है, इस वाक्य में भी कर्म नहीं है। राम ने श्याम को गाली दिया। राम कर्ता हो गया और गाली दिया। गाली किसको दिया? किसके ऊपर फल पड़ा? श्याम। उसने उसे बुलाया।
उसने कर्ता हो गया, वह बुलाया, किसको बुलाया? उसे पर फल पड़ा। मोहन बाजार जाता है, मोहन फिर आप चौंक गए। मालूम है कि आप कहेंगे ये कर्म है, कर्म नहीं है, यह कर्म नहीं है। चिड़िया, अब यहां कर्ता मोहन हो गया, जाना हो गया। अब आप कहेंगे ये क्या है, बताता हूं। चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब आप हड़बड़ा के इसे कर्म तो नहीं मान लिए, गलत हो गया। अगर आप कर्म मान लीजिए तो यहां भी बाजार अगर मान लिए तो गलत। वह ईमानदार है, अब यहां भी गड़बड़ बात है, यहां भी यह कर्म नहीं है। ये सारी चीजें आप देख लिए, जरूर आप पढ़ते होंगे तो यहां आपको लगता होगा कि ऐसी चीजों में मैं कंफ्यूज होता हूं। आइए मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात यह समझिए कि जिस कर्ता का, जिस क्रिया का फल अगर स्वतः कर्ता पर पड़ रहा है तो वह अकर्मक क्रिया है, यानी वहां कोई कर्म नहीं है, वहां कोई कर्म नहीं है। संस्कृत में इस प्रकार के धातु को आत्मनेपद धातु कहा जाता है। और यही जो क्रिया का फल, जो कर्ता क्रिया करता है, उसका फल जब किसी दूसरे चीज पर पड़े तो वह कर्म होता है। जैसे यहां वह खाता है, क्या खाता है? आम। आम कर्म हो गया, आम कर्म हो गया। खाना क्रिया का फल आम पर पड़ता है। ऐसी धातु को संस्कृत में कहते हैं परस्मय पद, यानी जिसका फल पर माने दूसरा होता है, पर फल दूसरे पर पड़े। ठीक, वह कप्तान बना। अब यहां बना का फल किस पर पड़ रहा है, आप सोचिए, बताइए। वह कप्तान बना, कौन बना है यहां? वह बना या कप्तान बना? वह बना। बना का फल सीधे सीधे वह पर, यहां कर्म नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, यानी ये जो है अकर्मक यहां हो गया। क्रिया थोड़ा दूर लिख दे रहा हूं, क्रिया तो ये है ना, ये अकर्मक है और यहाँ सकर्मक है, क्योंकि यहाँ कर्म उपस्थित है। यह भी अकर्मक है क्रिया, अकर्मक। राम ने श्याम को गाली दिया, यह सकर्मक। ठीक, उसने उसे बुलाया, यह भी सकर्मक। चलिए, यह बुलाया सकर्मक। फिलहाल आप इसी तरह समझिए, ये अलग से हम अच्छी तरह से समझेंगे। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। आप जब भी वाक्य देखें तो एक प्रश्न बनाए और उस प्रश्न में किसको या क्या लगा दे। देखिए की पॉइंट बता रहा हूं, किसको या क्या लगा दे, या किसे भी लगा दे, ये भी होता है। किसे, किसको, क्यों, इसको आप रटे रहिए। और यह प्रश्न में लगाने के बाद जो उत्तर मिले, और जो उत्तर मिले उसे आप कर्म मान लीजिए कि यह कर्म है। और अगर कर्म है तब वह क्रिया सकर्मक है, और कर्म अगर नहीं है तो वह क्रिया अकर्मक है। अब और स्पष्ट हो जाइएगा। अब ये आपको काफी किताबों में देखने को मिलेगा, काफी लोग इस चीज को पढ़ाएंगे कि किसको और क्या लगाइए। आइए और थोड़ा सा देखकर मजा लेते हैं, फिर कंफ्यूजन दूर करते हैं। जैसे वह सोता है, वह सोता में अगर किसे किसको क्या कहे तो प्रश्न ही नहीं बन पाएगा। वह किसको सोता है कह पाओगे, मतलब नहीं बन पाएगा। न बन पाए तो आप समझ लीजिए कि अकर्मक क्रिया है, यानी यहां कर्म उपस्थित नहीं है। सीधी सीधा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह आम खाता है, यहां प्रश्न क्या बनेगा, क्या खाता है? वह क्या खाता है? आम। तो आम हो गया कर्म। अब आप खुश हो गए होंगे कि इसको क्या हमने रख लिया। नहीं भाई, इतने खुश मत होइए, आगे देखिए। वह कप्तान बना, वह क्या बना? कप्तान। कप्तान कर्म नहीं है बाबू, फंस गए ना कि क्या लगाने पर जब आम आया तो आम तो कर्म है, तो फिर कप्तान क्यों कर्म नहीं है? नहीं है, वो पूरक है, कॉम्प्लीमेंट। इसलिए आपको करना क्या है, आप या जहां भी सीखे हैं इसको डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से। आप केवल किसको और क्या लगाकर प्रश्न किया करें। अक्सर होता क्या है कि जो सजीव चीजें होती हैं उनके लिए किसे या किसको लगा देते हैं, और निर्जीव के लिए क्या लगा देते हैं। जैसे वह आम खाता है, मेरी बात समझे ना। आप तब भी
किसको ही लगाकर बोलिए। जैसे वह आम खाता है तो आपको जानना ना, आप किताब थोड़ी लिख रहे हैं, आपको जानना है। आप कहिए वह किसको खाता है? आम को। वह आम को खाता है, आम को खाता है। अरे भले आपको थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, आपको उत्तर तो मिल गया ना, वो चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव, तो आम कर्म हो गया। लेकिन आप यहां देखिए, वह कप्तान बना, वह किसको बना कहेंगे आप? वह क्या बना कहेंगे तब तो कप्तान मिल जाएगा उत्तर, और आप कर्म बताएंगे, आपका कर्म उत्तर गलत हो जाएगा। आप बताइए क्या बना तब गड़बड़, किसको बना, वह किसको बना तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तब आप जान लीजिए कि यह कप्तान जो है वास्तव में कर्म। आम वाले देखिए आ गया था, वह क्या किसको खाया? आम को खाया। वह कप्तान बना, वह किसको बना? उत्तर नहीं मिल रहा है। यानी आप केवल किसको का सहारा या किसी क्या का चक्कर छूट, भले आपको अटपटा लगेगा लेकिन उत्तर आपको मिल जाएगा निर्जीव होने पर भी। जहां क्या होना चाहिए वहां किसको से उत्तर मिल रहा है, क्या दिक्कत है? वह आम को खाया, क्या दिक्कत है? आम कर्म है। लेकिन आप ऐसी जगह कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पूरक है, कप्तान पूरक है, ये कर्म नहीं कहा जाता। और ये पूरक जो होते हैं वो संज्ञाएं और विशेषण ही होते हैं। अब राम ने श्याम को गाली दिया, किसको गाली दिया? श्याम को, श्याम कर्म हो गया, यानी यह गाली देना क्रिया सकर्मक हो गई। उसने उसे बुलाया, उसने किसको बुलाया? उसे बुलाया, कर्म हो गया उसे, यह सकर्मक क्रिया हो गई। मोहन बाजार जाता है, हाँ? अब आप इसको कर्म कहेंगे, फंस जाएंगे। मोहन बाजार जाता है, मोहन किसको जाता है? चलो बाजार तो रहेगा नहीं, यह पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया किसको उड़ती है? आकाश में नहीं, यह भी कर्म नहीं है, यानी यह अकर्मक क्रिया हो गई। यहां जाता है अकर्मक है। वह ईमानदार है, वह किसको है? ईमानदार उत्तर आएगा नहीं आएगा, ईमानदार भी यहां कॉम्प्लीमेंट है, तो वह ईमानदार है में यह अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, आगे बढ़िए। चलिए अब हम एक एक को देखते हैं। अकर्मक क्रिया आप समझते हैं अलग से। तो अकर्मक क्रिया का हमने क्या बताया कि जिसका फल स्वतः कर्ता पर पड़े वह अकर्मक क्रिया है, दूसरे पर न पड़े उसका फल। ऐसी क्रिया है जैसे सोना, राम सोता है, सोने की क्रिया का फल सीधे राम पर पड़ रहा है। रोना, बच्चा रोता है, रोने की क्रिया सीधा। और फिर वो बात याद रखिए, किसको रोता है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। किसको वाला एक की पॉइंट अपने जेब में रखना हमेशा परीक्षा में कर्मक सकर्मक जानने के लिए। ठीक, चलना, मैं चलता हूं, फिरना और फिर ठीक, तैरना, जैसे वे तैरते हैं। हंसना, शीला हंसती है, हंस रही है, हंसने का फल भी उसी पर पड़ रहा है। इस तरह उठना, जो उठे बैठेगा उसी पर फल पड़ेगा। उठना बैठना, उगना, जैसे सूर्य उगता है, घूमना, निकलना, वह घर से निकलता है तो जो निकलता है वही करता है और उसी पर फल भी है। अब ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं, पूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक भी दो प्रकार का होता है, स्थिति या अवस्था बोधक और एक होता है गतिबोधक। तो स्थिति या अवस्था बोधक ये सामान्य बातें हैं, तो मतलब जिससे स्थिति की या दशा का बोध हो। जैसे वह रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो उसकी स्थिति या दशा का बोध हो रहा है। यह कर्म उपस्थित नहीं है, आपको सीधे कर्मक और सकर्मक पर ध्यान देना है। अब यहाँ अगर हम कहते बच्चा किसको रहा है, किसको है, कुछ अर्थ थोड़ी निकल रहा है, यह अकर्मक है। शीला सो रही है, ठीक, लड़का हंस रहा है, यह सब अवस्था बोधक है। चलिए आगे देखिए। अब गतिबोधक वाला उदाहरण, जैसे वह स्कूल जाता है, ठीक। अब यहाँ स्कूल के लिए आप भ्रमित ना हो, अगर आपको जानना है कि कर्म है कि नहीं तो किसको जाता है कोई प्रश्न नहीं बनेगा, तो आप परेशान ना हो। यह स्कूल कोई कर्म नहीं है, बल्कि यह स्थानवाची विशेषण है, क्रिया विशेषण। स्थानवाची क्रिया विशेषण है यह स्कूल, ठीक। तो यहाँ स्कूल न भी हो तब भी हम पूर्ण अकर्मक बनेगा, यानी वह जाता है का भी अर्थ निकलेगा, वह जाता है का भी अर्थ निकलता है। वे मैदान में खेलते हैं, मैदान में देखिए स्थानवाची क्रिया विशेषण है, या कोई कर्म नहीं है,
वो जो आप पढ़े हैं ना, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संबोधन के लिए, अपादान से या के द्वारा से अलगाव के लिए, अब करण वाले में से के द्वारा संबंध टाके की यानी अधिकरण में पैपा, अगर उस टाइप के मिल रहे हैं तो आप जान लीजिए कि उसमें से जिसमें कर्म वाला होगा, को वाला मिलेगा, वही केवल कर्म होगा, तो वही से कर्म क्रिया होगी, नहीं है तो अकर्मक है। बाकी अगर मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। ठीक, अब सूर्य पूर्व में उगता है, वही बात है। अब सूर्य उगता है का भी अर्थ निकलेगा, पूर्व में उगता का भी अर्थ निकलेगा, यानी अकर्मक है, इनके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। स्वतः उगने का फल सूर्य पे पड़ रहा है, खेलने का फल वह पर पड़ रहा है, जाना का फल वह पर पड़ रहा है। ठीक, अब अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक उसे कहेंगे कि अब यहाँ देखिए कि अगर स्कूल मैदान ये सब पूर्व न हो तभी का अर्थ निकलेगा, लेकिन अपूर्ण अकर्मक में क्या होता है कि अर्थ नहीं निकल पाता है बिना किसी कॉम्प्लीमेंट के पूरक के। जैसे, और इसमें होता क्या है कि ये जो सहायक क्रिया और जगह होते हैं वही मूल क्रिया की का काम करते हैं, जैसे है, था, यही सब मूल क्रिया का काम करते हैं, तो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट लाना पड़ता है। इनके साथ अगर कोई कुछ जुड़ा हो तो आप जान लीजिए कि आप पूरक है, वो कर्म नहीं है। जैसे वह बेईमान है, वह है का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, वह है, उसके साथ यह शब्द अगर आ जाए, वह बेईमान है, या वह आलसी है, वह कामचोर है, वह बुद्धिमान है, वह धूर्त है, तब अर्थ निकलता है। ऐसे तुम आलसी हो, वह कप्तान बना, अब बना वाला उदाहरण देखिए, वह बना, अब कोई जरूरी नहीं कि है हो या बना भी इसी तरह से है, वह कप्तान बना, अब बना में भी वही चीज आ रहा है, कप्तान पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यह। ठीक, तो बिना ऑब्जेक्ट के बने हुए हैं, लेकिन बिना इनके यानी बेईमान, आलसी और कप्तान के वाक्य सार्थक भी नहीं हो रहे हैं, तो यह इसे क्या माना जाएगा? अकर्मक, ये कर्म नहीं है। और वो किसको वाला लगा के इनको भी आप जान सकते हैं तो बाहर हो जाएंगे, जैसे वह तुम आलसी हो, तुम किसको, कोई अर्थ नहीं निकला, यानी यह कर्म नहीं है, वह किसको की पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़िए। चलिए अब सकर्म क्रिया को लेकर के चलते हैं। तो सकर्म क्रिया हमने क्या बताया कि ऐसी क्रियाएं जिनके लिए कर्म की आवश्यकता होती है, बिना कर्म के वह पूरी नहीं होती, यानी इनके लिए कर्म की आवश्यकता होती है। अब ये सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, पूर्ण सकर्मक और अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक, सकर्मक के दो भेद। ठीक, अब जैसे देखिए, अब इनके लिए कर्म की आवश्यकता होगी, इस चीज को आप यहां समझ लीजिए, यहां होना चाहिए था। ठीक, इनके लिए कर्म की आवश्यकता होती है तो वे सकर्मक क्रियाएं कही जाएंगी। जैसे पाना, वह पाता है, अब क्या पाता है, किसको पाता है, यह बताना जरूरी है, बिना इसके अर्थ क्लियर नहीं होगा, अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। यह पाना क्रिया अपने आप में अकेले अर्थ नहीं दे सकता, वह पाता है, क्या पाता है, यह जानना जरूरी है। जैसे वह किताब पाता है, पीटना, वह पीटता है। अब आप तुरंत सोचेंगे कि ये क्लियर होना चाहिए, क्या पीटता है, किसको पीटता है, वह राम को पीटता है, मोहन को पीटता है। ठीक, तो कर्म आ जाएगा। इसी तरह से खाना, लिखना, देखिए कुछ क्रियाएं होती है जो उभयविध होती है, दोनों में चल जाती है, तो ऐसी क्रियाओं पर भी ध्यान देना है। अगर कर्म है तो आप कर्म का क्रिया बताइए, सकर्मक क्रिया नहीं है तो अकर्मक बता दीजिए, वे दोनों में अपना रोल कर लेती है। इस तरह खरीदना, मानना, समझना, चुनना, बनाना, ये सब। जैसे अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक, जब एक कर्म हो तो एक कर्मक है, जैसे वह मुझे पीटता है, किसको पीटता है, मुझे। अब यहाँ मुझे एक कर्म है, तुम आम खाते हो, किसको खाते हो, आम को। क्या खाते हो, कोई जरूरी नहीं है, उससे आप उलझ जाएंगे। अब द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म हो, जैसे मोहन पिता को पत्र लिखता है, मोहन किसको पत्र लिखता है, पिता को। अब देखिए यही आप फंसेंगे थोड़ा सा। अब मोहन पिता को क्या लिखता है, जब पूछेंगे तो पत्र आएगा, किसको से पिता आ रहा है और क्या से पत्र, तो आप कहेंगे वो वाला फार्मूला जो मैं बताया था तो फेल हो गया। नहीं, इन वस्तुओं के लिए हमने बताया ना, को जबरदस्ती आप किसको लगाकर सेट करके अपना काम करिए ताकि कंफ्यूज ना हो। अब मोहन पिता को पत्र लिखता है, मोहन किसको पत्र लिखता है, पिता को।
अब मोहन पिता को किसको लिखता है? पत्र को लिखता है। आप समझ लीजिए, कंफ्यूज ना हो। ठीक, वह गीता को किताब दी। अब गीता एक कर्मया हो गया और किताब को दी एक कर्मया भी हो गया। आपसे इनके लिए क्या आना चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूजन ना पाले, आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो अब इस तरह से दो दो कर्म आ रहे हैं इसमें। ठीक, जैसे इसमें पिता और पत्र, इसमें गीता और किताब। अब इसमें भी ये जो दो कर्म आते हैं, एक को अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, एक को प्रत्यक्ष कर्म। तो जो संज्ञा जीवित हो उसको आप प्रत्यक्ष कर्म मानिए, अप्रत्यक्ष उसको आप अप्रत्यक्ष कर्म कहेंगे जो जीवित हो। जैसे मोहन पिता को पत्र लिखता है, देखिए मुख्य काम तो पत्र लिखना है, मुख्य कर्म तो यही हो जाता है प्रत्यक्ष कर्म, लेकिन किसको? पिता को, या अप्रत्यक्ष हो जाता है, यह अप्रत्यक्ष कर्म हो गया और जीवित है। इस तरह से आप समझिए। वह गीता को किताब देती है, किताब जो है वो प्रत्यक्ष कर्म हुआ और गीता अप्रत्यक्ष कर्म। अच्छा, अब इसके लिए आप समझ लीजिए जो निर्जीव या तुच्छ होगा वह प्रत्यक्ष कर्म होता है, लेकिन आप निर्जीव ही मानकर मत चलिए, ना धोखे में पड़ जाएंगे। जैसे वह राम को उसका बेटा देता है, अब यहां बेटा कोई निर्जीव थोड़ी है, लेकिन यहां प्रत्यक्ष कर्म बेटा है और अप्रत्यक्ष कर्म राम। ठीक, तो इस चीज को आप समझिए, यह हो भी सकता है निर्जीव, नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे, चलिए देखते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक का मतलब क्या हो गया? जैसे आप अपूर्ण अकर्मक देख रहे थे, यानी यहां अपूर्ण सकर्मक में कर्म होगा लेकिन तब भी पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक लाना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, आपने मुझे चुना, अगर आपसे कह दिया जाए, कोई कहे आपने मुझे चुना, ये पर्याप्त हो गया। अब मुझे चुना यह कर्म है, आप यहां ध्यान दीजिए, यह कर्म है, कर्म भी आ गया, आपने कर्ता भी आ गया, क्रिया भी, लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं है। अब यहां कुछ आप बना लीजिए, जैसे प्रतिनिधि चुना या कप्तान चुना, ठीक, कुछ भी। अब वह मोहन को समझता है, मोहन कर्म है, समझना क्रिया, वह कर्ता, सब उपलब्ध है, कर्म भी है, क्या सकर्मक क्रिया हो गई? हाँ है जरूर, लेकिन अर्थ अपना स्पष्ट नहीं कर पा रही है। तो वह मोहन को समझता है, कुछ भी समझ लीजिए, जैसे बेवकूफ समझता है, बुद्धिमान समझता है, कुछ भी। अब ये जोड़ना पड़ेगा आपको, यही हमने बताया पूरक है, ये संज्ञा या विशेषण होती है। ठीक, वह तुमको मानता है, अब वह तुमको मानता है, अब क्या मानता है भाई? तो वह तुमको, अब कुछ भी लिख दीजिए, जैसे भाई मानता है, बिना इसके पूरा नहीं होगा। क्या हो गया? अपूर्ण सकर्मक, यानी कर्म हो रहेगा तब भी वह बिना पूरक के पूर्ण नहीं होगा। ठीक, अब उभयविध क्रिया, ये देखिए, इस पर आप गौर करेंगे, कुछ क्रियाएं उभयविध होती है। ठीक, ये क्रियाएं दोनों के साथ चल लेती है, बिना कर्ता के कर्म के भी अर्थ स्पष्ट कर देती हैं और कर्म के साथ भी। आइए समझते हैं ऐसी क्रियाएं, खेलना, पढ़ना, लजाना, भरना, ललचाना, घबराना, भूलना, ये सब है। जैसे देखिए, वह खेलता है, यह भी स्पष्ट है अपने आप में, तो खेलना जो है यहाँ अकर्मक हो गया, लेकिन वह क्रिकेट खेलता है, यहाँ सकर्मक हो गया। इनका प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं उसी अनुसार ये अकर्मक और सकर्मक बन जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक, तुम पढ़ते हो, यह भी अर्थ स्पष्ट है, तुम किताब पढ़ते हो, अब इसमें अकर्मक है पढ़ना और इसमें सकर्मक, किताब कर्म है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़ा भर रहा है ना, तो यहाँ जो है अकर्मक है, लेकिन वह घड़ा भरता है, यहाँ घड़ा कर्म बन गया और वह करता, यह सकर्मक हुआ। मेरा जी ललचाता है, इसका माने ललचाने का प्रभाव स्वयं कर्ता पे पड़ रहा है, मेरे जी पर, तो यह अकर्मक हो गया। और उसकी मिठाई तुमको ललचाती है, अब उसकी मिठाई करता हो गया, तुमको कर्म हो गया, ललचाती है, यह कर्म क्या कहते हैं यहाँ उपस्थित है, इसलिए यह सकर्मक हो गया। चलिए आगे चलेंगे, चलिए यहाँ थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। तो अकर्मक क्रिया को सकर्मक में कैसे बदल लेते हैं, थोड़ा सा स्वर या व्यंजन
का परिवर्तन होता है, स्वर भी बदल सकता है, व्यंजन भी, तो अकर्मक से सकर्मक बन जाती है क्रियाएं। जैसे उड़ना, यह अकर्मक है, पक्षियां उड़ती है, चिड़िया उड़ रही है। अब उड़ने का फल सीधे चिड़िया पर ही पड़ रहा है, कर्ता पर ही, यह अकर्मक है। लेकिन उड़ाना, वह पतंग उड़ा रहा है, वह उड़ा रहा है, कहने के अर्थ स्पष्ट नहीं होगा बिना कर्म के। अब कर्म में कुछ भी आ जाए, पतंग आ जाए या कुछ भी आ जाए, चाहे मौज उड़ा रहा है आ जाए, ठीक। इस तरह उठना, वह उठता है, वही करता है, वही उठ रहा है, उठने का फल उसी में पड़ रहा है, अकर्मक है। लेकिन उठाना, वह भार उठाता है, भार जो है कर्म हो गया, तो ये कर्म कारण, ये सकर्म क्रियाएं बनी जाएंगी। इसी तरह से जुड़ना जोड़ना, पीटना पीटना, बजना बजाना, सिकुड़ना सिकुड़ना, ये भी आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।